देखिए, आपके पास लोकतंत्र है तो कोई बहुत अनोखा चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ही के पास लोकतंत्र है। दुनिया में बहुत कंट्री के पास लोकतंत्र है। इनफैक्ट दुनिया में सभी के पास, अधिकांश लोगों के पास लोकतंत्र है। तो उसमें भी स्पेशल नहीं है। आप बोलिएगा कि आपके पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उसमें भी आपके पास अकेला नहीं है। यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दुनिया में कई देश हैं जिनमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है। आप बोलिएगा हमारे पास संविधान है, तो इसमें भी आपके पास कुछ विशेष नहीं है। दुनिया में अधिकांश देश ऐसे हैं जिनके पास संविधान है ना? तो हमको इन ब्रॉडर नज़र में नहीं देखना है, हमको अब छोटे-छोटी बारीकियों पे देखना होगा कि भारतीय संविधान दूसरों से प्रेरित होने के बावजूद दूसरों से भिन्न कैसे है। हम ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली को भारत में लगा रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन में जैसी संसदीय प्रणाली काम कर रही है, भारत में वैसी संसदीय प्रणाली नहीं है। हम अमेरिका की तरह हम भी लोकतंत्र हैं, लेकिन वो एक अलग प्रारूप का लोकतंत्र है, हम एक अलग प्रारूप का लोकतंत्र हैं। संविधान भी देखेंगे तो सबका अलग अलग है। हम भारतीय संविधान की वैसी विशेषताओं पर उल्लेख करना चाहते हैं जिनको हम दुनिया से कॉन्ट्रास्ट करके देखें कि शेष के पास ऐसा है, भारत के पास अलग कैसे है ना? तो भारतीय संविधान की विशेषता, सबसे पहली बात करें कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान देखने जाइएगा तो वहाँ पे उसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं और मात्र 27 बार अब तक संशोधित किया गया है। और भारतीय संविधान जो है वो लंबा चौड़ा लेंदी पड़ा हुआ संविधान है। दुनिया का सबसे लेंदी संविधान हमारे पास है। भारत के संविधान का इतना लंबा होना, इसके पीछे जिम्मेवार कारण क्या क्या है? पहला चीज तो विविधता। भारत जो है वो अन्य यूरोपीय देश की तरह नहीं है जहाँ पे एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म यानी एक रूपता ज्यादा है। भारत में हमको विविधता नजर आती है, और अगर विविधता को हमको प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा तो हम जो सिस्टम बनाना पड़ेगा वो कॉम्प्लिकेटेड बनाना पड़ेगा। ट्राइबल इलाके के लिए अलग प्रोविजन रखना पड़ेगा, शेड्यूल्ड इलाके के लिए अलग प्रोविजन रखना पड़ेगा, ये सेंटर के लिए अलग प्रोविजन रखना पड़ेगा, स्टेट के लिए अलग प्रोविजन रखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, ये चीजें जटिल हो जाएगी। तो पहला, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान क्यों है? क्योंकि ये भारतीय जनसंख्या के विविधता को दर्शाता है। जैसे भारतीय जनसंख्या विविध है, संविधान में उनको प्रतिबिंबित किया गया है। दूसरा, इसके प्रावधान जो हैं वो दूसरे संविधानों की तरह शॉर्ट में नहीं लिख के छोड़ दिए हैं कि बाकी का मामला न्यायालय देखेगा। इसके जो प्रावधान है वो इलेबोरेट है, डिटेल्ड है। उसमें ढेर सारे, अब आपने देखा कि आर्टिकल 19 कितना लंबा आर्टिकल है। तो अधिकांश अनुच्छेद जो हैं वो बेहद डिटेल्ड हैं। हालांकि हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में सारे अनुच्छेद बहुत डिटेल में ही है। हमको अनुच्छेद 21 मिला था, अनुच्छेद 21 से मिला था, अनुच्छेद 51 आगे आपको मिलने जा रहा है, जो कि एक एक डेढ़ लाइन में बात करके खत्म कर देता है और उसके बाद न्यायालय को आना पड़ता है स्पष्ट करने के लिए कि संविधान क्या बोल रहा है। लेकिन ओवरव्यू में सब मिला के देखें तो भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद हैं ज्यादा व्याख्यायित है, इसमें ज्यादा व्याख्या पड़ा हुआ है, इस चलते लंबा है। तीसरा कारण, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता कौन थे? तो वकील थे। अब वकील को बैठा करके किताब लिखवाइएगा तो छोटा किताब थोड़े होगा, वो तो फिर क्लॉज सब क्लॉज होगा। और उस समय के आप समझिए कि जितने भी भारतीय नेता हैं वो कौन है? आज न इंजीनियरिंग और मेडिकल ही प्रोफेशन है। उस समय कोई अगर पढ़ने की क्षमता रखता है तो सबसे हाईएस्ट क्या पढ़ेगा? लॉ पढ़ेगा, है ना? तो गांधी जी खुद लॉयर थे, बाकी सभी लीगल प्रोफेशनल थे। तो वकीलों ने मिलकर के संविधान लिखा है, लीजिए दुनिया का सबसे लंबा संविधान हो गया। अगला, ये ज्यादा लंबा इस चलते भी है क्योंकि हमने दुनिया के शेष संविधानों को देखा और देखा कि उनके लिए क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता है, और जो काम करता है उसको हम कॉपी कैसे कर ले। देखिए, भारतीय संविधान को जब हम ब्रिटेन के संविधान या फिर यूएस के संविधान से जब कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वहाँ के संविधान धीरे धीरे लंबी अवधि में विकसित हुए हैं, ग्रेजुअल उसका एवोल्यूशन हुआ है और वो धीरे धीरे बड़े हुए हैं, लोगों की आवश्यकता से चीजें जुड़ती गई। भारतीय संविधान की रचना वैसे नहीं हुई थी। भारत की कहानी बड़ी जर्क की है। 1600 मेडिवल चलते चलते 1600 आ गया, लीजिए हम जो है सो गुलाम हो गए। आगे चलते हुए 1947 आ गया, लीजिए हम आजाद हो गए। एक देश और समाज की
कुल आयु को देखिए तो ये पूरा का पूरा अवधि इतना छोटा है, और इसमें भी संविधान की रचना सिर्फ इतने पीछे वाले भाग में की गई है। यानी कि आपने बहुत तेजी में संविधान बनाया, ये ग्रो नहीं किया है। और आपने क्या किया, दुनिया के दूसरे दूसरे लोगों के संविधान को देखा। कनाडा का संविधान देखिएगा तो वो अमेरिका के संविधान से भिन्न एक ऐसा संघीय ढांचा बनाता है जिसमें केंद्र ज्यादा ताकतवर है, राज्य जो है वो केंद्र के ऊपर निर्भर है। हमको भारत में ये जो ढांचा नजर आता है वो कहाँ से हमने लिया है, प्रेरित हुए हैं, कनाडा से लिया हुआ है। तो हम दूसरों के संविधान को देखें और जिसके में बढ़िया बढ़िया हमको चीज लगा उसको देसीकरण करके अपनाए। कभी ये मत बोलिएगा कि हम नकल किए हैं, हम उससे प्रेरित हुए हैं, उनका हम इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जस का तस नहीं लगाए हैं, उसका देसीकरण हुआ है। भारतीय समाज की आवश्यकता के अनुकूल हमने उसमें कुछ परिवर्तन किए हुए हैं। स्रोतों के ऊपर आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। कोई विकसित हुआ संविधान नहीं है, बल्कि ये अचानक से जोड़ करके बनाया हुआ संविधान है। विकसित हुआ संविधान ज्यादा सिस्टमैटिक होता है, उसमें एक विचार होगा। भारतीय संविधान देखिए तो उसमें रूस का क्रांति भी नजर आता है, भारतीय संविधान देखिए तो उसमें फ्रांस का क्रांति भी नजर आता है, भारतीय संविधान देखिए तो अमेरिका के अधिकारों का प्रभुत्व भी नजर आता है। मतलब भारतीय संविधान में कोई एक विचारधारा नहीं है, ये अमलगमेशन है दुनिया के सबसे बेहतरीन विचारों का जो हम अपने संविधान में जोड़ रहे हैं। सबसे लंबा संविधान है। भारत में हम जब शुरू कर रहे थे तभी हमारे पास 395 आर्टिकल था, अभी तो 100 बार से ज्यादा बार अमेंड कर चुके हैं। इसके विपरीत में हम अमेरिकन संविधान देखेंगे तो उसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं और उसको मात्र अब तक 27 बार संशोधन किया गया है, बाकी और ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरे पे आते हैं, इसका तार जो है वो पहले वाले से जुड़ता है। दुनिया का सबसे लंबा संविधान क्यों है? क्योंकि ये विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है। आइए हम लोग स्रोतों के ऊपर बात करते हैं कि हम स्रोत कहाँ से पाते हैं। चूंकि विकसित संविधान नहीं है, भारतीय समाज के तत्व इसमें नहीं है, बल्कि हमने स्टडी किया दुनिया वाले क्या कर रहे हैं और उनसे लेकर के आ रहे हैं। भारतीय संविधान में देखिएगा तो एक सलाद बना हुआ है, इसके अंदर में जो है रूस की क्रांति का भी तत्व है, फ्रांस की क्रांति का भी तत्व है, इसके अंदर में भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों का बनाया हुआ भी तत्व है, यानी कि ये खिचड़ी है। कायदे से देखें तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर के आता है, और भारत शासन अधिनियम 1935 में लगभग आज के संविधान जैसा प्रावधान है। यानी कि अनुसूची 7 जैसे आज केंद्र और राज्य की शक्तियों का पृथकीकरण कर रहा है, ये भारत शासन अधिनियम 35 में मौजूद था। जो केंद्र और प्रांत, जो ये फेडरल सिस्टम आज आपको इंडिया में नजर आता है, ये 1935 में मौजूद था। लगभग आज के भारतीय संविधान का 40 से 50% भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम पे ही बैठा हुआ है। आप उसको देखते या इसको देखते लगभग आधा आधा में एक ही जैसा दिखेगा। कुछ दार्शनिक प्रेरणाएं हमने ली हैं, कुछ विचार हमने दुनिया के अलग अलग जगह से लिए हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, आयरलैंड से हम नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी का सिद्धांत लेते हैं, रूस से मौलिक कर्तव्य का हम तत्व लेते हैं। यानी कि ये कुछ कुछ प्रेरणाएं हैं। चले, एक कंप्लीट सूची है। हालांकि संविधान के अलग अलग भाग को जब हम पढ़ने उतरते हैं तो उस समय हम लोग रेफरेंस देते हैं। जैसे डीपीएसपी पढ़ने निकले थे तो हमने बोला था कि ये आयरलैंड की संविधान से प्रेरित है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ने निकले थे तो उस समय हमने बात किया कि अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। हालांकि हर जगह पे हम लोग बात जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सूची बना के दिया हुआ है। हमारा आपको सलाह क्या है कि ये सूची रट जाइए कि संविधान का कौन कौन सा प्रावधान किस जगह से प्रेरित है, और ये आपके लिए अच्छा होगा। आइए, ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटेन से एकल नागरिकता हमने ली है। अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता होती है, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। डाइसी का सिद्धांत रूल ऑफ लॉ, जो कि हमको मौलिक अधिकार में नजर आएगा। हालांकि हम सिर्फ रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो अमेरिकी सिद्धांत है उसको भी फॉलो करते हैं। यानी कि हमारे पास दोनों तत्व है। कानून का शासन डाइसी वाला यहाँ से आया है। उसके बाद ये जो संसदीय व्यवस्था है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा आगे करने जा रहे हैं। ये वहां से लिया गया है। अमेरिका में तो राष्ट्रपति प्रारूप है। अमेरिका से हमने क्या लिया है?
वो जो न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति था कि न्यायालय देख सकता है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कोई का कृत्य जो है वो कहीं असंवैधानिक न हो, ये अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे कि अमेरिका को राष्ट्रपति को हटाना मतलब रियल पावरफुल आदमी को हटाना, भारत के राष्ट्रपति को हटाना तो रियल पावरफुल नहीं, वो एक कमजोर आदमी को हटाना है। तो ये व्यवस्थाएं सेम है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रपति असल में अलग बात है। उसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया, अनुच्छेद 21 के संदर्भ में हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट लगा दिया कि कानून को जो है उचित होना होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी भारत में अमेरिका से आया है। आयरलैंड संविधान से डीपीएसपी और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका हम लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका आयरलैंड की तरह है, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति को हटाने, देखिए कितना जोड़ जोड़ के बनाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को हटाने का तरीका अमेरिका पे है, लेकिन निर्वाचन का तरीका अमेरिका पे नहीं है। अमेरिका में तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ये आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से हमने क्या लिया है, जो भारत में हमको देखने को मिलता है कि सेंटर ज्यादा पावरफुल है और स्टेट उसके ऊपर एक जानबूझ करके जो निर्भरता क्रिएट की गई है कि राज्य जो है वो सेंटर के ऊपर रखेंगे, ये कनाडा से लिया हुआ तत्व है। भारतीय संघवाद का प्रारूप वहां से आ रहा है। उसके बाद रेसिडुअरी पावर्स, रेसिडुअरी पावर्स हम कहते हैं वैसे शक्तियों को जिसका उल्लेख नहीं है, यानी कि संविधान जिसके बारे में नहीं कहा है वो कौन करेगा। मान लीजिए कि सब कुछ बात स्पष्ट हो गया है कि आप आइसक्रीम लाइएगा, हम जो है सो चिप्स लाएंगे, लेकिन समोसा का बात हुआ ही नहीं है। तो रेसिडुअरी पावर कहने का मतलब क्या है कि समोसा की जिम्मेवारी किसके पास जाएगी, तो भारत में सेंटर के पास चला जाता है। अगेन अभी हम इसको बहुत जनरलाइज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि विधायिका के संदर्भ में अलग बात लागू होगा और कार्यकारिणी के संदर्भ में अलग बात लागू होगा, लेकिन ये वहां से आया है। फ्रांसीसी से हम बार बार ये जब उद्देशिका तैयार कर रहे थे उस समय भी हम लोग बात किए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन सिद्धांत फ्रेंच क्रांति के हैं, ये वहां से लेकर के आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं, समवर्ती सूची का प्रावधान, यानी केंद्र राज्य सूची के अलावा एक तीसरी सूची भी होगी जिसमें केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और जिसका अगर केंद्र बना दिया तो केंद्र के पक्ष में जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। मुक्त व्यापार और वाणिज्य, भारत एक संपूर्ण एक अर्थव्यवस्था होगा और भारत के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में व्यापार में कोई अवरोध नहीं होगा, एक सीमा रहित व्यापार होगा। ये सिद्धांत कहाँ से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से 368 लिया है, यानी कि भारतीय संविधान के संशोधन का तरीका जो हम लोग पढ़ते चल रहे थे कि 2/3 विशेष बहुमत, और ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव, ये तरीका जो अपर हाउस का है, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर बनाया है। जर्मनी से क्या लिए हैं, जर्मनी का तो एक अपना कहानी है, आप समझ रहे हैं, उनके पास से कुछ वैसी ही चीजें जो कि कोई एक्सीडेंट के साथ जुड़ा हुआ या बुरी घटना के साथ जुड़ा है। आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से आया है, और मूल संरचना का सिद्धांत, भारत में केशवानंद भारती के मुकदमे में हमको मूल संरचना का यही सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस्तेमाल करते हुए देखा गया है ना। तो ये रहे स्रोत, इसमें सारे स्रोत का एक लंबा सूची है, एक नजर में इसको ध्यान में रखिएगा, पीटी में बहुत फायदा देगा, है ना। चलिए अगले विशेषता के ऊपर आते हैं। अब तक हमने भारतीय संविधान की क्या विशेषता देखी, दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। दूसरा, ये भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त है, ये ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं किया है, बल्कि दुनिया के अलग अलग प्रावधानों को देख करके हमने बनाया है। तीसरी बात पे आते हैं, ये लिखित संविधान है। देखिए संविधान जो है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। कई बार लोगों को एक थोड़ा सा उटपटांग लगता है कि एक किताब मौखिक कैसे हो सकता है, किताब मतलब लिखित ही सोचेंगे, ऐसा नहीं है। साहित्य लिखित रूप भी ले सकता है, साहित्य जो है वो मौखिक रूप भी ले सकता है। वैदिक परंपरा में जितने भी साहित्य हैं सभी जो है वो मौखिक साहित्य हैं, वेद वगैरह जो हैं वो सारे मौखिक साहित्य हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो उच्चारण आधारित भाषा है। लिखा हुआ एक ही शब्द अगर अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाएगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। बनारस वगैरह में आप बच्चों को संस्कृत सिखाते हुए देखेंगे तो वो उच्चारण सिखाया जाता है, क्योंकि संस्कृत एक बोली आधारित, उच्चारण आधारित भाषा है, लिखित भाषा नहीं है।
और उसमें ज्ञान कैसे पास होता है, आप एक से उच्चारण दूसरे को सिखा रहे हैं, दूसरे से उच्चारण तीसरे को सिखा रहे हैं। तो इंडिया में हम लोग टेबल ओबल रटने के लिए काहे आदि हैं, काहे कि सिखाया ऐसे ही जाता है। पीछे वाला जो है सो मुंह से बोल करके आगे वाले को सिखाएगा, आगे वाले मुंह से बोल करके आगे वाले को पास करेगा। लेखन की परंपरा भारत में लेट से आएगी। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री जब देख रहे होंगे तो उस दौरान हमारी चर्चा इस पे होगी, है ना। संविधान भी ब्रिटेन का संविधान मौखिक संविधान है, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। एक मौखिक संविधान और लिखित संविधान के बीच में मूल रूप से दो भिन्नताएं होती हैं। पहली भिन्नता ये होती है कि एक लिखित संविधान का होना ज्यादा संघवादी प्रारूप को दिखाता है। आप खुद सोचिए कि अगर इस इंस्टीट्यूट के हम अकेले ओनर नहीं होते, हम लोग 4 पार्टनर मिलकर के अगर इंस्टीट्यूट चला रहे होते, है ना, तो वैसे केस में कौन फी लेगा, फी का रिकॉर्ड कैसे दर्ज होगा, किस खाता में फी जाएगा, मंथ के एंड में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिवीजन कैसा होगा, ये सब बात हमको लिख के रखना चाहिए कि नहीं लिख के रखना चाहिए। अगर 4 पार्टनर हैं तो हमको लिख के रखना चाहिए। अगर हम अकेले हैं तो क्या ये बातें हमको लिख के रखने की जरूरत है? नहीं। लिखित कब करते हैं? जब हमको हितों का रक्षा करना होता है। आप लिखित में कब चाहते हैं कि चीज गड़बड़ाए नहीं। तो कहीं पे भी अगर लिखित संविधान है, इसका मतलब कि वो केंद्रात्मक व्यवस्था से ज्यादा एक संघात्मक व्यवस्था को दिखा रहा है, जहां पे कि अलग अलग राज्यों का संघ है और लिखित होना राज्यों के अधिकार को संरक्षित कर रहा है कि बोली में नहीं है कि बदल जाएगा, कागज पे लिख के रखा हुआ है ना। तो लिखित संविधान का होना अपने आप में दर्शाता है कि आपके पास संघवाद है कि नहीं। दूसरी बात, मौखिक संविधान आसानी से संशोधित किए जा सकते हैं। तो आमतौर पे मौखिक संविधान को आप लचीला संविधान भी कहेंगे, यानी कि उसमें अगर बदलना है, जैसे कि ब्रिटेन के संविधान में है, लोग खड़े होकर के बोल देंगे और संविधान बदल गया। मौखिक संविधान आसान है बदलना, जबकि लिखित संविधान में चूंकि लिखित बात है तो उसमें बदलने की प्रक्रिया जो है वो जटिल होती है। भारत और ये अमेरिका दोनों ही लिखित संविधान रख रहे हैं, ब्रिटेन जो है वो मौखिक संविधान रख रहा है ना। कठोरता और लचीलापन, इसमें और ज्यादा डीपर चर्चा में नहीं उतरेंगे क्योंकि जस्ट पिछले वाला चैप्टर ही हम लोग इसी के ऊपर किए हुए हैं, संशोधन प्रक्रिया। हम लोग समझते हैं कि लचीलापन एक संविधान का क्या है, जिसको सरलता से आप संशोधित कर दें। कठोर क्या होता है संविधान होना, यानी कि उसमें संशोधन प्रक्रिया डिफिकल्ट हो। दोनों के उदाहरण क्या है? कठोर संविधान अमेरिका का संविधान, लचीला संविधान यूके का संविधान। भारत कहाँ पड़ेगा? बीच बीच में भारतीय संविधान में 3 तरीके की चीजें हैं। कुछ लचीले भाग हैं जो कि आसानी से संशोधित हो सकते हैं, कुछ कठिन प्रावधान हैं जो 368 के अंदर विशेष बहुमत से संशोधित होंगे, और साथ ही कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका संशोधन ही संभव नहीं है, जिनको हम मूल संरचना के रूप में समझे थे। इसमें फिर से आने की जरूरत नहीं है, एक पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग इसी बात के ऊपर डेडिकेट किए हुए हैं, है ना। तो ध्यान रहे कि पहला क्वेश्चन जिससे हम आज का क्लास शुरू किए, उस सवाल के दृष्टिकोण से देखिए हमको क्या गौर करना है। सिर्फ ये नहीं कि भारतीय संविधान का प्रावधान क्या है, हमको ये भी गौर करना है कि भारतीय संविधान का ये प्रावधान अमेरिका के कैसे कैसे है अलग है, ब्रिटेन से कैसे अलग है, अलग अलग दूसरों से हमारे बीच में विशेषता क्या है, हमको विशेषता पे गौर करना है। विशेषता मतलब जो दूसरों के पास नहीं है, विशेष समय कैसे है, इस बात पे गौर करेंगे, है ना। चलिए, तो ये कठोर और लचीलापन में विशेषता देखें, ना तो अमेरिका टाइप है ना तो ब्रिटेन टाइप में है, हम लोग अपने आप में विशेष हैं, हम लोग विशेष हैं, है ना। अगली बात पे आते हैं, भारत में संघीय संरचना भी विशेष है। देखिए, एक संघात्मक और केंद्रात्मक सरकार के बीच में अंतर क्या है। एक केंद्रात्मक सरकार में केंद्र के पास राजनीतिक शक्ति का संकेंद्रण होगा, और संघात्मक सरकार में नीचे राज्यों के पास जो है वो राजनीतिक शक्ति बटी हुई होगी, वो भी केंद्रीकृत व्यवस्था दिखाती है। एक संघात्मक व्यवस्था का होना या नहीं होना
असल में एक डिग्री पे वैरी करता है। मतलब ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं कि भारत संघ है कि नहीं है, तो अमेरिका संघ है कि नहीं है, नहीं, संघ सभी हो सकते हैं, वेरियस डिग्री का डिफरेंस होगा। अमेरिका में हम कहेंगे अमेरिका ज्यादा संघवादी है क्योंकि वहां राज्यों के पास नागरिकता भी है, राज्यों के पास अपना सुप्रीम कोर्ट भी है, राज्यों के पास अपना अपना संविधान भी है। अमेरिका में दो संविधान चल रहा है, तो वहां पे राज्यों के पास ज्यादा अधिकार है, राजा ज्यादा स्वतंत्रता है, तो हम कहेंगे वो ज्यादा संघीय है। वहीं दूसरी ओर तानाशाही को देख लीजिए, किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया में चला रहे हैं, हम क्या कहेंगे, एकदम न्यूनतम विकेंद्रीकरण है, एक अधिकतम विकेंद्रीकरण और एक न्यूनतम विकेंद्रीकरण, बाकी सभी इस बीच के स्पेक्ट्रम में पड़ेंगे। तो हम कहाँ पे हैं? हाँ, हमारे यहाँ संविधान को देखेंगे तो दोनों तरीके का चीज मिलेगा। संविधान के कुछ प्रावधान को देखेंगे जो कि केंद्रात्मक प्रावधान है, मतलब देख के लगिएगा कि ये तो सेंटर को पावर दे रहा है, ये तो स्टेट को कम पावर दे रहा है, सेंटर को पावर दे रहा है। वहीं दूसरे तरफ भारतीय संविधान में वैसे प्रावधान भी हैं जो ज्यादा संघवाद के विचार को प्रेरित करते हैं, जो कि नीचे राज्यों को ज्यादा अधिकार देते हैं। तो भारत कहाँ पे है? अमेरिका जितना संघवाद नहीं है लेकिन हम केंद्रात्मक झुकाव वाला संघवाद है। ये शब्द का प्रयोग जरूर लेखन में कीजिएगा। हम कौन है? तो हम केंद्रात्मक झुकाव वाला संघ है। हमारे पास संघवाद है लेकिन वो केंद्र की ओर झुका हुआ है, राज्यों की थोड़ा सा कम बनता है। आइए संविधान के कुछ उदाहरण देख रहे हैं, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, कुछ ऐसे उदाहरणों पे बात करें जो कि संविधान के केंद्रात्मक होने का उदाहरण है, और कुछ वैसे प्रावधानों के ऊपर बात करें जो कि संविधान के संघवाद के प्रारूप को ज्यादा उल्लेखित करता है। पहले संघीय तत्व देखते हैं। संघीय तत्व क्या है? दो स्तरीय विधायिका और कार्यकारिणी, सेंटर और स्टेट, और अब तो आप पंचायती राज को भी जोड़ दीजिए, तो ये क्या है? ये संघवाद है, जहां आप ज्यादा लेयर में विकेंद्रीकृत कर रहे हैं राज्यों को, और नीचे वाले लेयर को अगर अधिकार मिल रहा है, तो ये संघवाद का प्रवृत्ति है। दूसरा, लिखित संविधान होना, हम लोग थोड़ी देर पहले ही गौर किए थे। लिखित संविधान होना खुद में एक संघीय व्यवस्था का प्रारूप है, लिख करके इस चलते रखते हैं क्योंकि कई के अधिकार सुरक्षित करने पड़ते हैं। तीसरा, भारतीय संविधान की कठोरता। हमारे संविधान में देखिए कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि राज्य से पूछे बिना आप बदल ही नहीं सकते। ये किस तरीके का चीज दिखाता है? संघवाद का प्रारूप दिखाता है कि भारत में ये चीजें संघवादी नजरिया रखते हैं। वहीं आप जो है सो इसमें कई चीज जिनका जिक्र नहीं भी किए हैं, जैसे कि वित्त आयोग देखिएगा, फाइनेंस कमीशन देखिएगा। फाइनेंस कमीशन किस तरीके का प्रावधान कहेंगे? संघवादी प्रवृत्ति का प्रावधान है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन क्या कराता है? राज्यों को पैसा दिलवाता है वो, तो वो संघवादी प्रवृत्ति का संविधान है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय संविधान में ही आपको ऐसे तत्व भी मिलेंगे जो कि ज्यादा एकात्मक प्रवृत्ति रखते हैं, जो ज्यादा सेंटर को पावर देते हैं और स्टेट को कम पावर देते हैं। जैसे कि अखिल भारतीय सेवाएं, ये आईएएस, आईपीएस, भारतीय वन सेवा, ये तीन सेवा ऐसी सेवा है जो कि है तो सेंटर की सेवा, लेकिन वो राज्य में काम करते हैं, स्टेट केडर को अलोकेट किए जाते हैं। हम लोग जब भारत में प्रशासन का ढांचा पढ़ेंगे तो ढंग से हमारी बात होगी कि ऑल इंडिया सर्विसेज काम कैसे करते हैं। ये सेंटर के कर्मचारी हैं, लेकिन इनको हमेशा राज्य केडर में ही भेजा जाता है, सेंटर के पास अपना कोई केडर नहीं होता है। सेंटर के कर्मचारी हैं लेकिन अलग अलग स्टेट को अलोकेट कर दिए। सेंटर को जरूरत पड़ेगा तो राज्यों से डेपुटेशन पे बुलाए जाते हैं कि आइए सेंटर में सेवा दीजिए, फिर राज्य में चले जाइए, आइए सेंटर में सेवा दीजिए, फिर राज्य में चले जाइए। जब प्रशासन का ढांचा देखेंगे तो ये केंद्रात्मक है। लास्ट में किसी भी डीसी को सेंटर कभी भी बुला सकता है, तो ये क्या है? सेंटर का कंट्रोल है ना। ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी जो कि राज्य सरकारों को संचालित कर रहे हैं, ये केंद्र के आदेश के अंदर में काम कर पाएंगे, तो ये क्या है? केंद्रात्मक प्रवृत्ति है। आपातकाल का प्रावधान पूर्ण केंद्रात्मक है। कहीं पर भारत में आपातकाल लगेगा तो हम जानते हैं कि उस समय क्या होने वाला है, राज्यों की शक्तियां समाप्त हो जाएगी और सब कुछ केंद्र के हाथ में आ जाएगा। ये प्रावधान एकात्मक तत्व दिखाता है। एकल संविधान, भारत के लिए एकमात्र संविधान है, राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है। अमेरिका में देखिएगा तो दो संविधान है, एक तो अमेरिका का यूएसए का संविधान है, बाकी 50 राज्य के पास अपना अपना संविधान भी है। तो छोटा छोटा 7-8 आर्टिकल के मेन चीज लिख करके पॉकेट में चलने वाले लोग हैं, तो बना लीजिए संविधान, है ना, बना लीजिए संविधान।
नहीं, जम्मू कश्मीर एकदम नहीं, हरगिज नहीं बोलेंगे। वहाँ एक संविधान सभा नाम का तत्व बैठा हुआ था, वो दूसरी बात है, लेकिन उसका भी हम लोग लेटर, ये अभी के लिए सही अप्रोप्रिएट टॉपिक नहीं है, इसको प्रॉपर जगह पे देखा जाएगा, जो कि रूल फॉर्म करता था। जम्मू एंड कश्मीर भारत संविधान के, भारतीय संविधान के अंदर लगेगा। आप उसको अखंड भारत का हिस्सा नहीं बोल सकते हैं, आप भारत का अखंड हिस्सा उसको नहीं बोल सकते हैं अगर आपके भारतीय संविधान जो कि पूरे भारत की संप्रभुता चला रहा है उससे बाहर हो। हरगिज नहीं, संविधान लगता है। अरे इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर का क्रिएशन 370 अनुच्छेद कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ था? संविधान में लिखा हुआ था ना, तो वो तो संवैधानिक प्रावधान के अंदर में चल रहा है। नहीं, उनके राज्यों के अपने अपने संविधान है, राज्य अपना अपना चलेगा। वहां पे न्यायालय भी आगे हम लोग देखेंगे कि दो सुप्रीम कोर्ट है, सेंट्रल कानून के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में अलग अलग सुप्रीम कोर्ट। राज्य वाला कोर्ट राज्य के कानून को देखेगा, सेंटर वाला कोर्ट सेंटर के कानून को देखेगा। दो पृथक व्यवस्था है उनके यहाँ। आगे इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एकल नागरिकता उसी तरीके से ये जो है एकात्मक है। अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, राज्य की भी नागरिकता है, अमेरिकी नागरिकता भी है। एकल नागरिकता होना एकात्मक तत्व है। उसके बाद केंद्र राज्यों से अधिक मजबूत होता है ना, थोड़ा सा कॉमा रहे। भारत में राज्यों से ज्यादा केंद्र का मजबूत होना, जो ये हम संविधान में बार बार गौर करते चल रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, एक एकात्मक तत्व है। एकीकृत न्यायपालिका, भारत में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये दो लेवल पे टूटे हुए हैं, सेंटर और स्टेट पे, जबकि न्यायपालिका एक है, ऊपर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बीच में हाई कोर्ट, ये सभी एक ही है, जो कि सेंटर के बनाए हुए कानून को भी लागू करेगा, स्टेट के बनाए कानून को भी लागू करेगा। और ये एक हायरार्की है। देखिए, पीएम सीएम का बॉस नहीं है, पीएम सीएम को आदेश नहीं दे सकता है, लेकिन भारत का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का बॉस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बॉस है, वो एक पदानुक्रम ऊपर से नीचे चल रहा है, उसमें कोई विभाजन नहीं है। अमेरिका में आप न्यायपालिका दो स्तरों पे फिर विभाजित पाएंगे। अमेरिका में एक केंद्रीय न्यायपालिका मिलेगी और एक राज्यों में पृथक राज्य न्यायपालिका आपको मिलेगी। तो ये एकीकृत न्यायपालिका। आइए एकीकृत न्यायपालिका के ऊपर हम लोग जरा सा एक बार डिटेल में बात कर ले। देखिए, जैसा कि हम बोल रहे थे कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव भारत में दो स्तरों पर टूटा हुआ है। सेंटर के लिए पार्लियामेंट हुआ और भारत सरकार हुआ, राज्यों के लिए राज्य विधानसभा और राज्य सरकारें हुई, है ना। लेकिन न्यायपालिका एकीकृत है, इसमें एक सिंगल हायरार्की है, कोई टूटा हुआ बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से शुरू होकर के सबसे निचले न्यायिक अधिकारी तक एक सिंगल पदानुक्रम है। ये एकीकृत है और पृथक है, यानी कि ये जो है सो विधायिका और कार्यकारिणी से बिल्कुल अलग है। भारत में विधायिका और कार्यकारिणी तो कुछ हद तक मेल भी खाता है, एक से ही निकल के आ रहा है, लेकिन न्यायपालिका बिल्कुल पृथक है। अमेरिका से कंपेयर कीजिए तो आपको क्या दिखेगा, अमेरिका में दो अलग अलग तरीके की न्याय प्रणालियां हैं। वहां पे केंद्रीय न्याय व्यवस्था अलग है, संघीय न्याय व्यवस्था, और राज्य न्याय व्यवस्था अलग है। सुप्रीम कोर्ट उनके पास ढेर सारे हैं। एक यूएस सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सबसे बड़ा अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, बाकी फ्लोरिडा सुप्रीम कोर्ट, नॉर्थ कैरोलिना सुप्रीम कोर्ट, ये सब अलग अलग राज्य में सबका सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि वो फेडरलिज्म है। इसको हम जब आर्टिकल 1 का डिस्कशन बात कर रहे थे कि एक यूनियन होना और फेडरेशन होने के बीच में क्या डिफरेंस है। फेडरेशन में पहले राज्य थे और उन्होंने देश बनाया, और यूनियन में पहले हम लोग देश बने फिर राज्य में उसको तोड़ रहे हैं। तो बाप बेटा के बीच का डिफरेंस, बिल्कुल। दूसरा चीज, हम लोग भारतीय न्याय व्यवस्था और अमेरिकी न्याय व्यवस्था के बीच में बड़ा अंतर क्या देख रहे हैं। अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है। इंडिया में हमारे पास प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो होता है। जहां पे क्लियर नहीं हो प्लीज जाकर के फंडामेंटल राइट वाला ये टॉपिक जो है सो एक बार देख लीजिएगा, है ना। हालांकि क्या कहा जा सकता है कि भारत में विधि की सम्यक प्रक्रिया नहीं है, तो नहीं। अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हाँ, भारत में ये भी लगेगा, लेकिन मूलतः भारत में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत के न्यायालय इस सिद्धांत पे काम करते हैं, है ना।
अगला चीज, इसको हम थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके हम बेहतर रूप से समझाना चाहते हैं कि इन तीनों व्यवस्थाओं में 3 उदाहरण हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि भारतीय व्यवस्था कैसी दिखती है, हम लोग देखेंगे कि अमेरिकी व्यवस्था कैसी दिखती है, और यूके की व्यवस्था कैसी दिखती है। देखिए, भारतीय व्यवस्था ऐसी दिखती है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों इक्वल हैं, यानी कि इनमें बड़ छोट का भेदभाव नहीं है। ये मोंटेस्क्यू ने सिद्धांत दिया था कि एक राज्य को चलाने के लिए 3 तरीके की शक्तियां चाहिए, लेजिस्लेटिव शक्तियां चाहिए, एग्जीक्यूटिव चाहिए और जुडिशियल शक्तियां चाहिए। ये 3 शक्तियां नहीं मिलेंगी तो राज्य का कार्य संचालन नहीं होगा। मोंटेस्क्यू क्या बोलते हैं, तीनों शक्तियों को 3 जगह पे बिखेरिए ताकि तीनों मिलेंगे तबे काम होगा, एक दूसरे पे नजर रखेंगे, इससे शक्ति का दुरुपयोग कम होता है। तो दुनिया में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी आमतौर पे हम डिफरेंट पाएंगे, मोंटेस्क्यू का सिद्धांत है। हालांकि भारत में ये रूल हम बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली की व्यवस्था क्या है कि एग्जीक्यूटिव चुना ही नहीं जाता है। भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, भारत में मंत्रियों का चुनाव नहीं होता है। चुनाव किसका होता है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है, और मंत्री और प्रधानमंत्री तो उनमें से निकल करके आते हैं। जनता कभी प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं देता है। तो यहाँ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव समान है, लेकिन ओवरलैपिंग है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव से ही निकल करके आया है। और जब एग्जीक्यूटिव का कोई एक मेंबर है तो वो दोहरी भूमिका में है। जब वो मंत्रालय में बैठ के सरकार चला रहा है तो वो कार्यकारिणी का सदस्य है, और जब वो संसद में, सदन में बैठ करके मतदान दे रहा है तो वो विपक्ष के सदस्य के समान ही एक सदन का सदस्य है, बाकी किसी मैटर में अलग नहीं है। वो 2 काम एक साथ में कर रहा है। जबकि भारत में हम क्या देखेंगे, जुडिशियरी एकदम पृथक है, राइट। जुडिशियरी थोड़े से पैमाने पे, कायदे से देखें तो जुडिशियरी भी जो है वो इन दोनों से बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़े से पैमाने पे हमको क्या दिखता है कि भारत में चूंकि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जुडिशियरी के पास है अनुच्छेद 13 के द्वारा, इसका मतलब थोड़ा सा इन लोग से ऊपर निकल जाता है कि उन लोग के एक्शन को चेक कर सकता है कि मौलिक अधिकार के अगेंस्ट में नहीं जा रहा है। बाकी इंडिया में मूल रूप में व्यवस्था ऐसी दिखाई पड़ती है ना। इसका ढांचा अगर आप कंपेयर कीजिए अमेरिका के साथ, तो अमेरिका में क्या है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों एकदम सेपरेट है, उनमें कोई लेना देना नहीं। लेजिस्लेटिव के लिए अलग चुनाव होगा। अमेरिका का लेजिस्लेटिव कांग्रेस कहलाता है, हमारे यहाँ कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, लेकिन अमेरिका के जो संसद के समतुल्य संस्था है उसी को हम कांग्रेस बोलते हैं। वो भी द्विसदनीय है, नीचे में हाउस ऑफ द पीपल है और ऊपर में हाउस ऑफ द स्टेट है, कुछ सिमिलर मैनर का है, लेकिन उसके लिए अलग चुनाव होता है। कार्यकारिणी, ये इसमें सिर्फ एक आदमी का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का। यहाँ तो देखिए कि कार्यकारिणी का चुनाव ही नहीं हुआ, यहाँ कार्यकारिणी का चुनाव होता है सिर्फ आईटी सेक्रेटरी बना देंगे, वहां मंत्री का पद नहीं चलता है, सचिव का पद चलता है, वो समतुल्य है। तो वो सुंदर पिचाई को बना देंगे, जेफ बेजोस को बना देंगे, मतलब किसी को भी बना सकते हैं। जनता चुनता है सिर्फ राष्ट्रपति को। गौर कीजिएगा, अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है और परीक्षा इन राष्ट्रपति चुनावों को महत्व देता है। फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चन आता है, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपको अमेरिकी व्यवस्था की पता होनी चाहिए। तीसरा, जुडिशियरी, लीजिए इसमें भी चुनाव होता है। उनके अमेरिका के जुडिशियरी में भी नीचे वाले लेवल पे या ढेर सारे लेवल पे चुनाव होता है, चुनाव के द्वारा लोग चुने जाते हैं। इंडिया में जुडिशियरी मेरिटोक्रेसी पे बैठा है, वो डेमोक्रेसी पे नहीं बैठा है। जस्टिस कौन बनेंगे, जो कि सीनियर होंगे, जो कि लर्नेड होंगे, वही बनेंगे, वो चुनाव से नहीं होगा। अमेरिका में जजेस जो हैं वो चुनाव पे आते हैं। अगेन अभी बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं। तो हमारी व्यवस्था उनकी व्यवस्था से कैसे अलग दिखती है। एक और बड़ा अंतर,
अमेरिका का जुडिशियरी भारत के जुडिशियरी की तरह नहीं है। अमेरिका का जुडिशियरी उनके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर है, क्योंकि वहां पे जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिद्धांत लगता है, यानी कि जुडिशियरी सबसे ऊपर में है। देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशियरी इतना ऊपर है कि कानून को चेक कर पा रहा है कि हर कानून ठीक है कि नहीं, अभी अप्लाई करेगा कि नहीं, यहाँ पे अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। अमेरिका में न्यायिक सर्वश्रेष्ठता लगती है, भारत में क्या हम कह सकते हैं न्यायिक सर्वश्रेष्ठता है? नहीं। कुछ मामलों में न्यायपालिका कार्यकारिणी या विधायिका ऊपर हो जाता है, जिसको हम न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं, जो अनुच्छेद 13 में वर्णित है। तो अमेरिका ऐसा देखता है। मिलिए ब्रिटेन से। ब्रिटेन में कैसा है? हमारी व्यवस्था की तरह ही है, संसदीय व्यवस्था है, यानी कि उनके यहाँ भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक ही हैं, लेकिन उनके यहाँ लेजिस्लेटिव संप्रभु होता है, मतलब सोवर्निटी है। समझिए कि संविधान से भी ऊपर है। तो अमेरिका का विधायिका ये तो सबसे ऊपर हो गया, वो तो संविधान से भी ऊपर हो गया। क्लियर कट कार्यकारिणी उसके नीचे आया, क्लियर कट न्यायपालिका उसके नीचे आया। अमेरिका में जो है सो संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत लागू होता है। भारत में संसद का औकात क्या है? तो संविधान को सीमित संशोधन करने का अधिकार। ब्रिटेन में नहीं, सॉरी, अगर अमेरिका बोल दिया, हम लोग ब्रिटेन का मॉडल बात कर रहे हैं। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत लगता है। अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी लगेगा। तो इनके यहाँ ये चल रहा है। तीनों के बीच में फंडामेंटल कुछ इस तरीके से अंतर है। ऑल राइट, तो ये डिफरेंसेस हैं जिनको हम अभी डिस्कस किए, वो वही वाली बात है। संसदीय संप्रभुता, ये सिद्धांत सिर्फ जो है वो ब्रिटेन और यूके के कॉन्टेक्स्ट में लागू होगा और कहीं पे लागू नहीं होगा। वहां पे अब देखिए, हम उनके मॉडल के आधार पर संसदीय व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ एक तत्व है जो कि हम नहीं रखे हुए हैं। उनके यहाँ तो बल्कि राजाशाही है, हम तो वो भी नहीं रखे, हम गणतंत्र बने हुए हैं, है ना। भारत में क्या है? संसद का औकात सिर्फ इतना है कि संविधान को सीमित रूप से संशोधित कर सकता है, वो भी भारतीय संप्रभुता लोगों में है और लोगों की संप्रभुता संविधान में निहित है। हम ऐसे बोलेंगे, संविधान को श्रेष्ठ होना, हम कहेंगे भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। भारत में संवैधानिक सर्वश्रेष्ठता का सिद्धांत लगता है कि सबसे ऊपर संविधान है। संविधान के पास जो शक्ति आ रही है वो कहाँ से आ रही है? लोगों की संप्रभुता से आ रही है। कायदे से लोग संप्रभु हैं और वी द पीपुल, हम भारत के लोग, संविधान को वो यूज करने के लिए पहुंचा हुआ है। तीसरी विशेषता पे आते हैं, स्वतंत्र निकायों का होना। देखिए, जनता ने संविधान को ऑथराइज किया, है ना। संविधान इनका डे टू डे दैनिक प्रशासन नहीं कर सकता है, तो संविधान इनके प्रशासन के लिए बीच का स्तर तैयार किया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये संवैधानिक प्रावधान के द्वारा बना है। ये तीन तो शक्तियां हैं ही जिनके बीच में पृथकीकरण है, लेकिन इनके अलावा संविधान कुछ पृथक निकायों को भी स्थापित करता है, जो कि ना तो कार्यकारिणी का हिस्सा है, ना तो न्यायपालिका का हिस्सा है, ना तो विधायिका का हिस्सा है। वो अपने आप में अलग हैं और उनकी जिम्मेवारी है कि इन लोग पर नजर रखे कि इन लोग कैसा काम कर रहा है। तो ढेर सारी संस्थाएं, इनको आगे हम लोग पॉलिटी में एक सेपरेट सेक्शन चलने वाला है, यूपीएससी को पढ़ेंगे, जेपीएससी को पढ़ेंगे, कैग को पढ़ेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, अभी शॉर्ट में बात हो जाए, है ना। तो ऐसे कई हैं, जैसे कि कैग क्या करता है? सरकार के खर्चा पे नजर रखता है कि जनता का पैसा मिसयूज तो नहीं करे। सरकार को डर होता है तो कैग आता है तो सरकार को लताड़ लगाता है कि पैसा दुरुपयोग कर रहा है, ये कर रहा है। कैग सरकार की समीक्षा करता है, उसका लेखा परीक्षण करता है और कैग का रिपोर्ट संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है। संसद के सामने अगर रिपोर्ट प्रस्तुत हो रहा है, यानी कि हम बात क्या कर रहे हैं? भारतीय लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है, यानी कि वो सरकार अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है, वो लोगों को बताता है ना।
दूसरा, चुनाव आयोग। आप समझ रहे हैं कि निर्वाचन आयोग जो है वो अगर इन तीनों में से किसी एक का हिस्सा होगा तब तो रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस करने लगेगा इलेक्शन को। तो निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्य लेवल पे ये दोनों ही स्वतंत्र निकाय होते हैं, अलग काम करते हैं। ना तो एग्जीक्यूटिव का इनसे लेना देना होता है, ना तो लेजिस्लेटिव का, ना तो जुडिशियरी का। इनको संविधान एक अलग काम देकर रखा हुआ है चुनाव में निष्पक्षता के लिए। सिमिलरली वित्त आयोग जो हम देखें, सोचिए कि वित्त आयोग अगर सेंटर का होता तो स्टेट के पक्ष में बात नहीं बोलता, स्टेट का होता तो सेंटर के पक्ष में बात नहीं बोलता। एक स्वतंत्र इकाई बैठाते हैं कि जाइए जाकर के देखिए कि सेंटर और स्टेट की आर्थिक स्थिति क्या है और उसके अनुरूप जो है आप पैसे का बंटवारा कीजिए। यूपीएससी, जेपीएससी, ये जो सभी भर्ती की एजेंसियां हैं, ये सभी जो है स्वतंत्र निकाय हैं। इनका ना एग्जीक्यूटिव से लेना देना होता है, ना तो लेजिस्लेटिव से होना देना होता है। जब इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनकी स्वतंत्रता के लिए प्रोविजन इतना ज्यादा है कि अगर आप एक बार यूपीएससी के चेयरमैन बन गए तो उसके बाद फिर जिंदगी में आप सरकार से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई नहीं। अब आप प्राइवेट अलग देखिए। अगर आप एक बार यूपीएससी के मेंबर हो गए तो फिर आप सिर्फ यूपीएससी के चेयरमैन ही हो सकते हैं, वरना सरकार से टाटा बाय बाय, फिर सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली अगर राज्य ये आयोगों के अगर आप अध्यक्ष हैं तो अगली बार आप यूपीएससी के सदस्य हो सकते हैं या तो यूपीएससी के चेयरमैन हो सकते हैं, वरना फिर नीचे वाले पोजीशन में नहीं जा सकते हैं, सरकार से आपका काम खत्म। सिमिलरली जो राज्य के जो सदस्य होंगे वो अगली बार खूब से खूब अध्यक्ष हो सकते हैं, यूपीएससी के सदस्य हो सकते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष हो सकते हैं, वरना और कुछ नहीं हो सकते। ये आखिरी सरकारी नौकरी है जो कि लोग करेंगे, उसके बाद सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये व्यवस्था किस लिए बैठाए हुए हैं कि भाई भतीजावाद ना हो जाए, ये हो जाए। अब कुछ राज्य के एजेंसियों का नाम ना लेते हुए जो कई एजेंसियों के ऊपर आरोप लगता है कि वो सरकार के नियंत्रण में, सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं, वो असल में इस चलते नहीं होता है कि एजेंसी स्वतंत्र नहीं है। इस चलते होता है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति को सदस्य बना करके या फिर अध्यक्ष बना करके भेज दिया जाए तो सदस्य और अध्यक्ष जो है वो अंदर से उसके कार्यवाही को प्रभावित करने लग जाएंगे, जो कि डायरेक्टली सिस्टम नहीं कहता है कि वो राजनीतिक रूप से नियंत्रित हो, लेकिन हाँ कई राज्यों में मुद्दा है जहाँ पे कि राजनीति जो है वो सरकार की राजनीति इन आयोगों के अंदर चली जाती है, वो सदस्य की नियुक्ति करके असल में हो रहा है ना, वरना ये स्वतंत्र निकाय है। अगले फीचर पे आते हैं। भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। शासन और प्रशासन के बीच में डिफरेंस, शासन बोलता है क्या करना है, प्रशासन बोलता है कैसे करना है ना। शासन कैसे पहचानिए, शासन जनता के द्वारा निर्वाचित होगा क्योंकि शासन का निर्णय जनता लेगा, लोकतंत्र है। भारत में शासन ये 73वें संशोधन से पहले दो स्तर पे मौजूद था, एक केंद्र स्तर पे और एक राज्य स्तर पे, लेकिन फिर पंचायती राज जोड़ दिए जब हम 73वें संशोधन से, तो उसके बाद तीसरे स्तर पे भी शासन आ गया पंचायत के स्तर पर। केंद्र पे शासन है, राज्य पे शासन है, पंचायत पे शासन है। ध्यान रखें कि जब हम प्रशासन के लेयर अगर देख रहे होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, केंद्र स्तर का प्रशासन है, राज्य स्तर का प्रशासन है और नहीं, जिला स्तर का प्रशासन है। प्रशासन जिला स्तर पे है, शासन हम बोलेंगे पंचायत स्तर पे। पंचायत कोई एक चीज नहीं है, पंचायत जिला से लेकर के गांव तक फैला हुआ एक संरचना है। तो हम जब शासन कहेंगे तो पंचायत लेवल पे बोलेंगे, पंचायत जो कि सिर्फ जिला नहीं है बल्कि जिला से नीचे गांव तक के लेयर में फैला हुआ ढांचा। शासन, शासन कैसे पहचानिए, वहां पे चुनाव होता है, यहाँ पे चुनाव नहीं होता है ना। प्रशासन वहां देख, प्रशासन चुनाव का तत्व नहीं रखता है, शासन चुनाव होता है ना। तो जिला स्तर पे चुनाव नहीं ना हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, पंचायत स्तर पे चुनाव करा रहे हैं। और पंचायत स्तर में जिला स्तर भी है, ब्लॉक स्तर भी है और ग्राम स्तर भी है, तो वो एक दूसरी बात हो जाती है। इसके बारे में अगेन जब भारत में प्रशासन का ढांचा हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग डीप में आएंगे। अभी बस समझ जाइए भारत में अभी के समय त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। अगला चीज, सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा। देखिए सहकारी समिति या सहकारिता कहने का मतलब क्या है कि
सहकारी समिति या सहकारिता कहने का मतलब क्या है कि मिलजुल करके काम करें। सहकारिता को हम लोग पहले भी देख चुके हैं कई बार। एक सहकारी बैंक के रूप में हम बात करें तो सहकारी बैंक कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए गांव में हमारे पास 5 लाख रुपया है, आपके पास 5 लाख रुपया है, आपके पास 10 लाख रुपया है, हम में से किसी के पास 50 लाख रुपया नहीं है और एसबीआई हमारे गांव में जाकर के बैंक नहीं खोलने जा रहा है, तो हम लोग क्या करें, अपना पैसा मिला करके अपने बैंक बना देते हैं। हम ही लोग मालिक हैं, हम ही लोग को लोन लेना है, तो कम ब्याज दर भी लगेगा, इस बैंक को ज्यादा मुनाफा कमाने की आवश्यकता भी नहीं है, राइट। सो उसमें सहकारिता हो सकता है। कृषि में सहकारिता देखिए कि अगर जो है सो छोटे छोटे किसान अलग अलग खेती करने के बजाय, हम लोग ब्लॉकचेन के दौरान भी इस डिस्कशन में उतरे थे, है ना, कि अगर सब कोई साथ में मिला दे तो सहकारी खेती होगा। सहकारिता का सबसे उत्तीर्ण उदाहरण आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो अमूल डेयरी है या भारत में जितने भी डेयरी ऑपरेट कर रहे हैं सब सहकारिता पे काम कर रहे हैं। भारत में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़का खटाल है जिसके पास जो है सो 10 लाख 20 लाख गाय बैल है। भारत में कुल दूध का जितना भी उत्पादन हो रहा है वो विकेंद्रीकृत रूप में कृषि के बगल में हो रहा है, छोटे छोटे किसान कर रहे हैं। तो कहीं भी शहर में अगर आप पैकेज वाला दूध बिकते देखिए तो असल में कोई कॉरपोरेशन के द्वारा नहीं है, वो सहकारी मॉडल में चल रहे हैं। सहकारिता कहने का मतलब है साथ में मिल करके। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सहकारिता से आप क्या समझते हैं। यह भारत हेतु उपयुक्त समाधान क्यों है। यह भारत हेतु उपयुक्त समाधान क्यों है। क्वेश्चन मार्क। सह उदाहरण स्पष्ट करें। ठीक है, तो सहकारिता है क्या, ये हम लोग बात समझ पा रहे हैं कि सहकारिता कहने का मतलब एक विचार है। अब ये भारत के लिए उपयुक्त क्यों है, क्योंकि भारत बड़ा देश है ना। अगर आप सरकार के इंतजार में बैठे रहिएगा कि सरकार आएगा वृक्ष बचाएगा तब जंगल बचेगा, तब तो बच गया जंगल। अगर आप सरकार के इंतजार में बैठिएगा कि सरकार आएगा हमारे गांव में बैंक खोलेगा, तब तो आप इंतजार करते रह जाइएगा। भारत में हमको सहकारिता को बढ़ावा देने की क्यों जरूरत है, क्योंकि सरकार के इंतजार में बैठे होने के बजाय आप अपने हिसाब से अपने बल को इकट्ठा कीजिए, एक इकाई के रूप में उभर करके आइए और आप एक बड़े रूप में। अमूल कितना बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है, आप लंदन के एयरपोर्ट पे उतरिएगा तो वहां पे आपको अमूल छाछ और अमूल लस्सी आपको मिल जाएगा, जिसके असल में मालिक जो है वो ये छोटे छोटे किसान हैं, गुजरात वाले इलाके के किसान हैं जो कि अमूल कंपनी के मालिक है ना। इसको 4 पन्ना मिल लीजिएगा, ये 4 पेज के लिए। एक और बात, सहकारिता जो है वो ज्यादा लोकतांत्रिक भी है, क्योंकि एक नॉर्मल कंपनी जो होता है वो शेयर होल्डिंग के बेसिस पे काम करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक आदमी के पास 30% शेयर है तो इसके बोली का मतलब ज्यादा है, और किसी एक आदमी के पास 20% शेयर है तो इसके बोली का मतलब कम है। एक नॉर्मल कंपनी में ऐसा होता है, सहकारिता में ऐसा नहीं होता है। सहकारिता में कोई शेयर होल्डिंग नहीं होता है। सहकारिता में हर व्यक्ति एक वोट रखता है, इक्वल वोट रखता है, ये उसका नेचर ही है। कहीं पे भी कोऑपरेटिव मिला हुआ है, कोऑपरेटिव बना है तो 1 पर्सन 1 वोट चलता है। सहकारिता में कोई ओनरशिप नहीं हो सकता है, शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट सहकारिता में नहीं लागू होगा, तो वो ज्यादा लोकतांत्रिक भी है ना। अब इसके महत्व को आप कैसे उजागर करें कि भारतीय संविधान इसको विशेष दर्जा देता है। देखिए, कायदे से देखें तो सहकारिता एक संगठन का रूप है। हम जानते हैं कि आर्टिकल 19(1)(c) के अंदर में आपको अलग अलग तरीके का संगठन निर्माण करने का मौलिक अधिकार मिला था। उसी के अंदर में आप कंपनियां भी बैठा सकते थे, राजनीतिक दल भी बैठा सकते थे, फैन क्लब बैठा सकते थे, जय भवानी संघ बैठा सकते थे, आप कुछ भी बैठा सकते थे, यानी सहकारिता भी बैठा सकते थे। तो ओरिजिनल संविधान में भी सहकारिता का प्रावधान था। हाँ, स्पष्ट लिखा हुआ नहीं
था 19(1)(c) में बस आपको संगठन बनाने का अधिकार, तो उसमें सहकारिता भी था। लेकिन हमने आगे चल करके पाया कि नहीं, इसको स्पष्ट लिखे, ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये क्लियर होना चाहिए। तो 97वां संशोधन किया हमने 2011 में, और 19(1)(c) को संशोधित करके उसमें स्पष्ट रूप से रख दिया कि आपको संगठन बनाने का अधिकार है, आपको सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। मतलब संगठन के अलावा एक अलग से भी शब्द रख करके हम क्लियरली डिफाइन कर दिए कि आपको अधिकार है। साथ में 43B एक डीपीएसपी भी हम जोड़े हुए थे, जिसमें कि राज्य को निर्देश ये दिया गया था कि भारत में राज्य सहकारी संगठनों के विस्तार पर काम करेगा। राज्य की जिम्मेवारी होगी कि भारत में सहकारी संगठनों का विकास हो, उनको प्रेरित करेगा, विकसित करेगा। साथ में भाग 43B ये डीपीएसपी का बात है। डीपीएसपी में जो हम लोग बात कर रहे थे नीति निर्देशकता, तो वो वाली बात ये इसमें जोड़ा गया है ना। उसके बाद भाग 9B में हमने चेंज किया था, वो जो हमारे पास ये पंचायती राज व्यवस्था के साथ था, और उसमें भी हमने डाल दिया कि सिर्फ सरकार की नहीं जिम्मेवारी, पंचायती राज भी है, वो भी नीचे ग्रामीण स्तर पे जो है वो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो सहकारिता भारत के लिए उपयुक्त समाधान क्यों है, और संविधान में इसका महत्व हम कैसे कैसे उजागर कर सकते हैं, संविधान में क्या क्या चीज है। ऑल राइट, तो हम लोग खड़े हैं ये अलग अलग उसके विशेषताओं पे। अगली विशेषता है वो है इसके संसदीय प्रणाली होने की विशेषता। ऐसा करते हैं कि हम लोग खींच सकते हैं इसको, क्या कहते हैं, खींच सकते हैं? तो बोलिए, हम लोग का दो जो डिफरेंस है वो कंप्लीट किया जा सकता है। छोड़ दे, चलिए ठीक है। नहीं, इसके उठाइए, सवाल उठाइए। चलिए, तो फिर आज की बात को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन को छोड़ेंगे। अगले डिस्कशन में हम लोग संसदीय व्यवस्था के ऊपर हम लोग विशेष रूप से जाएंगे। संसदीय व्यवस्था के विशेषताएं और ठीक चीजें क्या है ना। एनीवे, तो आज का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे रखेंगे। और कोई डाउट, क्वेश्चन या इशू हो तो 45 मिनट के आसपास। चलिए ठीक है ना, हम लोग इसको नेक्स्ट दिन में देख लेंगे, इशू नहीं है, ठीक है ना। अभी तक का कंटेंट देख लीजिए, और अभी तक के मैटर में कोई अगर इशू निकल करके आ रहा हो तो बताइए, है ना। मटेरियल क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक हो गया है। देखिए, जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके दो लेयर्स होते हैं। जो कार्यकारिणी होता है उसमें दो हिस्सा होता है। ऊपर में होता है शासन का लेयर, ये जनता के द्वारा चुने गए मंत्री लोग होते हैं, इन लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो प्रशासन का हिस्सा होता है। ये सिविल सर्वेंट से मिलके बना होता है, आप इसी का भाग बनना चाह रहे हैं। ये ऊपर जो क्या निर्णय लिया है ये इसको नीचे इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। हम लोग कार्यकारिणी को डीप में पढ़ा। हाँ, तो जैसे कि सरकार ने निर्णय लिया कि हमको जो है सो स्कूलों की संख्या बढ़ानी है, तो अब शिक्षा विभाग और उसके सचिव और नीचे के लोग लग जाएंगे काम में कि कैसे स्कूल का बढ़ाना है, तो क्रियान्वयन करेगा। सवाल स्पष्ट कीजिए, पहले मटेरियल ले लीजिए, उसके बाद आने दीजिए ना। पंचायती राज में हम लोग बात करेंगे। पंचायत केवल जिला पे थोड़े है, प्रशासन खाली जिला पे, प्रशासन गांव तक नहीं है। भेद ये है। आने दीजिए, हम लोग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी को, प्रशासन गांव तक नहीं है। प्रशासन जो राज्य प्रशासन का आखिरी इकाई है वो कहाँ पे है? जिला, नीचे थोड़ा सा ब्लॉक के लेवल तक गया, प्रखंड तक, वहां तक गया है ना। तो उसके बाद तो फिर वो पंचायती राज का इलाका चालू हो जाता है, तो फिर वो नीचे का चीज हो गया। तो जो शासन है वो केंद्र, राज्य और जिला तक में बिखरा हुआ है, लेकिन प्रशासन जो है वो केंद्र राज्य के साथ पंचायत में भी मौजूद है ना। ऑलराइट, आज के डिस्कशन को यहीं रखेंगे। आज के बात को यहीं पे रखिए, और अगला क्लास हम लोग चूंकि फ्लो में है, अगला दिन हम लोग इसी को निपटा लेंगे, है ना।
ऑलराइट, कल मिलते हैं, हैव अ गुड नाइट।